अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हो आप? जी, आज हम अपना जो है वो पीट्स का लेक्चर आप लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पीट्स का पढ़ोगे आप। जो आपका नया यूनिट स्टार्ट है वो है कॉग्निटिव या सेंसरी डिसफंक्शन एंड रिहेबिलिटेशन। इसमें जो है मेनली हम ये 4 टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। हेयरिंग एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन, डाउन सिंड्रोम। ये मेन जो है वो 4 टॉपिक है जो हम वो इस यूनिट के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो सेंसरी इम्पेयरमेंट है या सेंसरी डिसफंक्शन है उससे स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है हेयरिंग और विजुअल इम्पेयरमेंट। हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो है वो जैसे अब नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि इसमें पेशेंट को जो है वो हेयरिंग में डिफ़िकल्टी होगी या हेयरिंग लॉस होगा। पेशेंट को प्रॉपर तरीके से जो है उसको आवाज़ें सुनाई नहीं देगी। शुरू में इसकी डेफिनेशन बताइए कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट इज द जनरल टर्म इंडिकेटिंग डिसेबिलिटी in hearing that may range in severity from slight to profound hearing loss। ये आगे नीचे इसकी टाइप्स बताई हुई हैं कि इस लिहाज से आप हेयरिंग इम्पेयरमेंट को जो है वो फर्दर जो है वो क्लासीफाई कर सकते हो। एक आ जाता है स्लाइटली टू मॉडरेट हेयरिंग लॉस और सेकंड आ जाता है स्वीयर टू प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस। अब जो आपकी पहली आ जाती है स्लाइटली टू मॉडरेटरी स्वीयर हेयरिंग लॉस, it describe a person who has residual hearing sufficient to enable the successful processing of linguistic information through audition जर्नली विद द यूज़ ऑफ हेयरिंग आर्ट। यानी उस पर्सन को हेयरिंग इम्पेयरमेंट होती है, लेकिन हेयरिंग इम्पेयरमेंट के बावजूद जो उसकी बकाया उसके अंदर एबिलिटी होती है, सलाहियत होती है सुनने की, वो इतनी सफिशेंट होती है कि उसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से जो है वो लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन को जो है ये प्रोसेस कर सकता है, प्रॉपर तरीके से बोल सकता है, ये समहाउ जो है वो सुन सकता है हेयरिंग एड्स को यूज़ करके, उसको डिफ़िकल्टी नहीं होती। लेकिन जो स्वीयर टू प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस होता है उसमें जो है वो हेयरिंग डिसेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी वजह से जो है वो इवन जो है वो हेयरिंग एड को यूज़ करके उसके बगैर यूज़ किए जो है वो प्रॉपर तरीके से लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता। अब नीचे बताया गया कि अगर कोई पर्सन जिसमें हेयरिंग इम्पेयरमेंट है तो इट डज़ नॉट मीन कि उसको साथ साथ स्पीच में भी कोई डिफेक्ट होगा। जो हेयरिंग इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं उनमें नॉर्मली जो है वो उनको कोई फिजिकल स्पीच डिफेक्ट नहीं होता, इससे वो चूँकि सुन नहीं पाते प्रॉपर तरीके से, तो इसलिए वो प्रॉपर तरीके से फिर स्पीक नहीं कर पाते। अगर एक एस्टिमेट देखा जाए तो इसमें कुछ बताई हुई है फाइंडिंग्स कि अगर जो है वो ये पेशेंट के अंदर अलामात हों तो दिस शो पेशेंट को हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है। इफ़ द चाइल्ड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू साउंड, अगर वो साउंड से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या हैव डिफ़िकल्टी टॉकिंग, बात करने में से मुश्किल पेश आ रही है, ये स्लो है स्टार्टिंग टू टॉक में, तो उसको हेयरिंग इम्पेयर्ड हो सकता है। जो है वो चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन होता है। 1.9% चिल्ड्रन जो है उनको ट्रबल होता है हेयरिंग में, और जो परमानेंट हेयरिंग लॉस होता है वो अगर 1000 चिल्ड्रन की बात की जाए तो 1000 में से एक बच्चे को जो है वो कम से कम परमानेंट हेयरिंग लॉस होता है। जब हेयरिंग लॉस बच्चों की स्क्रीनिंग की ये देखा गया तो उसमें 1000 में से एक बच्चे को जो है वो परमानेंट हेयरिंग लॉस प्रेजेंट था। ठीक है, अब हुई नहीं, उसको माइट भी सिम्टम प्रेजेंट हो सकती हैं और या नहीं प्रेजेंट हो सकती हैं। नीचे जो है वो आपको बताया कि नॉट रिकग्नाइजिंग एंड ट्रीटिंग हेयरिंग इम्पेयरमेंट कैन सीरियसली इम्पेयर द चाइल्ड एबिलिटी टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। अगर अर्ली बेसिस पे आप उसको आइडेंटिफाई कर लो तो प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज किया जा सकता है। क्योंकि अगर पेशेंट को हेयरिंग इम्पेयरमेंट है तो उसकी वजह से जो है वो फिर उसको स्कूल में जो है वो स्पीच को प्रॉपर तरीके से बोलने में, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में वो प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से उसको स्कूल में जो है वो फिर डिफ़िकल्टी हो सकती है। अगर अर्ली लेवल पे आप उसको आइडेंटिफाई कर लो तो प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। वरना बहुत सारे बच्चों को स्कूल में जो है उससे पनिश किया जाता है कि वो प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करता। मे भी उनको प्रॉपर तरीके से सुनाई नहीं देता तो वो रिस्पॉन्ड क्या करते हैं। समटाइम बच्चों को जो है वो बदतमीज़ या इस तरह की जो है वो कहा जा सकता है कि ये तो रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो उसमें माइट भी उनको हेयरिंग इम्पेयरमेंट उनको प्रॉपर तरीके से ना सुनाई दिया जाता है। तो उस वजह से जो है वो फिर इसको अर्ली, जितना अर्ली हो पॉसिबल है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग टू इम्पेयरमेंट को फिर ट्रीट किया जाता है। द इम्पेयरमेंट कैन लीड टू फेलियर इन द स्कूल। इसके अलावा टीजिंग बाय पीयर हो सकती है, सोशल आइसोलेशन हो सकती है, इमोशनल डिफ़िकल्टी बच्चों को हो सकती है जिनके अंदर ये हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो। अब ये आगे कुछ मज़ीद टाइप्स बताइए हेयरिंग लॉस के। दो पहले मेन बताइए, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस और सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस आ जाता है। जो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है उसको मिडल ईयर का हेयरिंग लॉस भी कहते हैं, जबकि जो सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है उसे इनर ईयर का भी हेयरिंग लॉस कहते हैं। अब जो कंडक्टिव है, नाम इंडिकेट का कंडक्शन, वेव की एक जगह से दूसरी जगह की जो ट्रांसमिशन है या साउंड की एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसमिशन, उसमें प्रॉब्लम आती है। जब उसमें इंटरफेरेंस आती है ट्रांसमिशन ऑफ साउंड की टू द मिडल ईयर में, तो उस वजह से जो हेयरिंग लॉस होता है उसे कहते हैं कंडक्टिव या मिडल हेयरिंग लॉस।
ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस है। जितने भी हेयरिंग लॉस हैं वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट होता है अगर किसी को जो है वो ओटाइटिस मीडिया हुआ हो, सीरियस जो है वो ओटाइटिस मीडिया यानी मिडल ईयर का जो है वो इन्फेक्शन वगैरह हो, तो उन लोगों में जो है वो ये ज़्यादा कॉमन होता है। कंडक्टिव हेयरिंग जो इम्पेयरमेंट है इन्वॉल्व मेनली इंटरफेरेंस विद द लाउडनेस ऑफ द साउंड। जो साउंड की लाउडनेस है उसमें जो है वो बेसिकली मेन इंटरफेयर करती है, जिसकी आवाज़ प्रॉपर तरीके से ऊँची सुनाई नहीं देती। जिन लोगों में जो है ये कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है क्योंकि प्रॉपर तरीके से साउंड आगे ट्रांसमिट नहीं होती, जिसकी वजह से फिर आपको साउंड का वॉल्यूम या साउंड की लाउडनेस बहुत कम सुनाई देती है। जबकि सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस की बात की जाए तो इसमें ये बेसिकली तब होता है जब पेशेंट के इनर स्ट्रक्चर यानी इनर ईयर या ऑडिटरी नर्व डैमेज हुई हो, तो उसकी वजह से जो आपको लॉस होगा, क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से वो हेयरिंग के स्टिमुलाई को रिसीव ही नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे डैमेज हुआ हुआ नर्व में या इनर ईयर स्ट्रक्चर में, तो उसकी वजह से जो हेयरिंग लॉस होता है उसको सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस को कहते हैं। और इसकी जो मोस्ट कॉमन कहा जाता है वो कंजेनिटल डिफेक्ट हो सकता है इनर ईयर स्ट्रक्चर का, या कोई भी एक्वायर्ड कंडीशन का कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, जैसे कनेक्टेरस, किसी को कॉन्टीन्यूसली जॉन्टिक्स प्रेजेंट है वो जो है वो फर्दर हेयरिंग लॉस की तरफ लीड कर सकता है। इन्फेक्शन है या ओटोटॉक्सिक ड्रग की जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन होती रही है मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो है वो ऐसी ड्रग लेती रही है जो सेफ़ नहीं थी प्रेगनेंसी में, उसकी वजह से जो है वो एक साइड इफेक्ट के तौर पे जो है वो बच्चे में हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है। एक्सपोजर टू एक्सेसिव नॉइज़, बच्चे का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नॉइज़ में एक्सपोजर हुआ तो वो लीड कर सकती है जो है वो हेयरिंग लॉस को। सेंसोरी हेयरिंग लॉस में मेन क्या होता है कि इसमें आवाज़ में डिस्टॉर्शन आ जाती है, डिस्टॉर्शन ऑफ साउंड आ जाती है, और प्रॉब्लम आता है डिस्क्रिमिनेशन में, क्योंकि अब वो जहाँ पे स्ट्रीमलाइन ने प्रॉपर तरीके से रिसीव होना था और डिस्क्रिमिनेशन होनी थी कि ये साउंड है ये साउंड है, वहीं पे कुछ डैमेज हुआ है तो उसकी वजह से, या नर्व डैमेज हुआ है तो उसकी वजह से फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाती और जो आवाज़ में जो है वो डिस्टॉर्शन आएंगी, प्रॉपर तरीके से आवाज़ जैसे सुनाई देनी चाहिए वैसे नहीं सुनाई देते। तो मेन ये दो हैं, कंडक्टिव और सेंसोरी ही जो है वो न्यूरल हेयरिंग लॉस। उसके बाद आ जाता है मिक्स जो है वो कंडक्टिव जो है वो सेंसोरी जो है वो हेयरिंग लॉस। जो मिक्स कंडक्टिव सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है उसमें क्या होता है बेसिकली पेशेंट को एट अ टाइम कंडक्टिव भी होता है हेयरिंग लॉस और साथ साथ सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस भी होता है, जिसकी वजह से इंटरफेरेंस आती है ट्रांसमिशन ऑफ साउंड में मिडल ईयर में, और इसके साथ साथ न्यूरल पाथवे में भी प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इट मे बी रिजल्ट फ्रॉम रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया की वजह से जो है वो पेशेंट को फिर मिक्स जो है वो कंडक्टिव सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो सकता है। उसके बाद आ जाता है सेंट्रल ऑडिटरी इम्परसेप्शन। इसमें बेसिकली सारे हेयरिंग लॉस आ जाते हैं, ठीक है, दैट आर नॉट लिंक टू डिफेक्ट इन द कंडक्टिव या सेंसोरी न्यूरल स्ट्रक्चर। अब इनको फर्दर आप दो में जो है वो डिवाइड करते हैं, एक ऑर्गेनिक में और दूसरे फंक्शनल लॉसेज में। जो अब जो ऑर्गेनिक टाइप ऑफ होता है सेंट्रल ऑडिटरी इम्परसेप्शन, इसमें बेसिकली डिफेक्ट आता है कि आप प्रॉपर तरीके से स्टिमुलाई को रिसीव नहीं कर पाते अलोंग द सेंट्रल पाथवे, और फिर उस मैसेज यानी जिस तरीके से स्टिमुलाई रिसीव होना चाहिए था ऑडिटरी स्टिमुलाई वो नहीं रिसीव होता, और फिर उसके बाद उस मैसेज को जैसे कन्वर्ट होना चाहिए था यानी स्टिमुलाई को जैसे कन्वर्ट होकर मैसेज में कन्वर्ट होना चाहिए वो नहीं होता। एक्सप्रेशन ऑफ मैसेज इनटू द मीनिंगफुल कम्युनिकेशन वो नहीं होता। जैसे एग्जांपल बताया एफेदिया, ये जो है वो ऑर्गेनिक टाइप ऑफ सेंट्रल ऑडिटरी इम्परसेप्शन को शो करती है, जिसमें पर्सन जो है वो इनएबिलिटी हो जाती है कि वो प्रॉपर तरीके से आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकता किसी भी फॉर्म में, इधर रिटन फॉर्म में या वर्बल फॉर्म में, वो एफेदिया आ जाता है। फिर एग्नोजिया आ जाता है जिसमें साउंड्स को प्रॉपर तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सकता पर्सन। डिसअक्यूसिस आ जाता है जिसमें जो है वो प्रॉपर तरीके से डिटेल को जो है वो प्रोसेस नहीं कर सकता, ये साउंड में जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता, उसे डिफ़िकल्टी होती है। जबकि जो फंक्शनल टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस होता है उसमें बजाय कोई ऑर्गेनिक लीजन नहीं नज़र आ रही होती कि जो एक्सप्लेन कर सके कि सेंट्रल ऑडिटरी लॉस हुआ है। एग्जाम्पल इसमें क्या आ सकते हैं, जैसे हिस्टेरिया के पेशेंट, कन्वेंशनल हिस्टेरिया, उसमें वो इतने स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, इतने जो है वो उनको जो है वो टेंशन ले लेते हैं कि उसकी वजह से उनको हिस्टेरिया होता है, और हिस्टेरिया की वजह से फिर उनको जो है वो साउंड नहीं सुनाई देती। साउंड क्यों नहीं सुनाई देती, बेसिकली उसमें अनकॉन्शियस विड्रॉल हो जाती है फ्रॉम हेयरिंग से टू ब्लॉक द रिमेम्बरेंस ऑफ अ ट्रॉमेटिक इवेंट। या इन्फेंटाइल ऑटिज्म, उस केस में जो है वो फंक्शनल टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस हो सकता है। या चाइल्डहुड स्किज़ोफ्रेनिया अगर पेशेंट को होगी तो उसमें फंक्शनल टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस होगा जिसमें बताए कोई ऑर्गेनिक लीजन नज़र नहीं आती जो है वो हेयरिंग लॉस कॉज कर सके। फिर नेक्स्ट आगे इटियोलॉजी बताइए कि कौन कौन सी इटियोलॉजी में है, कौन कौन से कॉजेज़ हैं जो हेयरिंग लॉस कर सकते हैं। इसमें मेन जो है वो जेनेटिक डिफेक्ट्स आ जाते हैं न्यूबॉर्न में, या ईयर इन्फेक्शन आ जाते हैं। ठीक है, अब हेयरिंग लॉस जो है वो इसके अलावा जो है मतलब जेनेटिक डिफेक्ट्स के अलावा भी और इन्फेक्शन के अलावा कुछ प्री नेटल या पोस्ट नेटल कंडीशन भी हो सकती हैं जो हेयरिंग लॉस कॉज कर सकती है। जैसे अगर फैमिली हिस्ट्री है
चाइल्डहुड की हेयरिंग इम्पेयरमेंट की, देन इन दैट केस हो सकता है नॉटमिक मेल फॉर्मेशन होगी हेड की, नेक की, या लो बर्थ वेट बेबी है, ये सीवियर पेरीनेटल एस्फिक्सिया है पेशेंट को, ये पेरीनेटल इन्फेक्शन हुआ है, क्रोनिक कोई ईयर इन्फेक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो लीड कर सकती हैं। जैसे लो बर्थ वेट हो, ये सीवियर पेरीनेटल एस्फिक्सिया, इसमें जो है क्या होगा कि ब्रेन, लो बर्थ वेट में तो प्रॉपर तरीके से जो ब्रेन की डेवलपमेंट होनी थी वो नहीं हो पाई, उसमें से कोई ना कोई डेफिशिएंसी आ सकती है। एस्फिक्सिया के केस में प्रॉपर तरीके से ब्रेन को सर्कुलेशन नहीं पाएगी, तो हो सकता है मे बी वो पार्ट जो हेयरिंग को इन्वॉल्व कर रहा हो, जब उसकी प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं हुई, वहाँ पर डैमेज हो गया, तो उसकी वजह से हेयरिंग लॉस हो सकता है। प्रीनेटल इन्फेक्शन जो है वो, इनडायरेक्टली इन्फेक्शन जो है वो फर्दर बॉडी में जब सर्कुलेट करेगा तो वो हेयरिंग को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। क्रॉनिक ईयर इन्फेक्शन किसी को कॉन्टीन्यूसली है तो वो इन्फेक्शन जो है वो आगे जो है वो मिडल ईयर से इनर ईयर तक स्प्रेड कर गया, तो वहाँ पे जो है वो जाके हेयरिंग इम्पेयरमेंट कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा सेरिब्रल पाल्सी जो है वो एक बेसिकली मस्कुलर डिसऑर्डर है, जिसमें मसल टोन, मसल मूवमेंट जो है वो अफेक्टिव होती है ड्यू टू एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, या ब्रेन का वो पार्ट जो प्रॉपर तरीके से मूवमेंट को, मसल टोन को कंट्रोल करता है, जब उसकी प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं होती तो उसकी वजह से, तो वो पार्ट की ब्रेन की जो हेयरिंग में इन्वॉल्व है, अगर उसकी प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं होती उसकी वजह से हेयरिंग लॉस हो सकता है। डाउन सिंड्रोम जिसमें जो है वो ट्राइसोमी हो जाता है, क्रोमोसोम जो है वो एक एक्स्ट्रा हो जाता है, उसमें जो है वो बच्चे के जो है वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है। डिसऑर्डर में प्रोलॉन्ग ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन है या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑटोटॉक्सिक ड्रग है, वो ड्रग जो बेबी के लिए नुकसान देती है, जो हेयरिंग को अफेक्ट करती हैं, वो सारी ड्रग जो है वो लेने की वजह से जो है वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है। इसके अलावा हाई रिस्क जो न्यूनेट होते हैं, जो सर्वाइव किए होते हैं फॉर्मली फेटल, प्रीनेटल या पेरीनेटल कंडीशन से, वो भी ससेप्टेबल हो सकते हैं हेयरिंग लॉस के लिए। मैं इसके अलावा ये कुछ कॉजेज को थोड़ा सिंप्लीफाई करके ईजी करके आगे बताया। जेनेटिक डिफेक्ट, ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, हेड इंजरी, लाउड नॉइसेस वगैरह, ये सारी चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पेशेंट जो है वो आईसीयू में, न्यूनेटल आईसीयू में, वहाँ पे कॉन्टीन्यूसली वेंटिलेटर की बीप बजी जा रही है, अब बच्चे के सर पे बहुत ऊंची आवाज़ से बोला जा रहा है, तो वो उसकी वजह से जो है वो हेयरिंग लॉस हो सकता है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है। या सर्टेन ड्रग्स जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक या थायराइड डायरेटिक्स, ये वो ड्रग्स हैं जो ऑटोटॉक्सिक हैं, जो हेयरिंग को इम्पेयर कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ वायरल इन्फेक्शन जैसे मम्प्स वगैरह, उस केस में जो है वो इन्फेक्शन आगे हेयरिंग ईयर को इन्वॉल्व कर सकता है ये इन्फेक्शन, तो जिसकी वजह से जो है वो फिर हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है। ट्यूमर या इंजरी होगी, अगर कोई पेंसिल या अदर फॉरेन ऑब्जेक्ट थे जो स्टक हो गए डीप इन द ईयर, तो उसकी वजह से हो सकती है इम्पेयरमेंट। या रियली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ऑटोइम्यूनिज्म में क्या होता है कि बॉडी में जो अपने इस डिसऑर्डर में बॉडी अपनी ही सेल को फॉरेन पार्टिकल समझना शुरू हो जाती है और फिर उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू होती है, तो जिसमें जो है वो पे हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है। जी, अब इनमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन होता है वो ईयर इन्फेक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है। अभी कुछ रिस्क फैक्टर बताए हैं, अगर बच्चा लो बर्थ वेट है, उसका एबगास को लो है, ऑक्सीजन लेवल उसके अंदर कम है, उसको सीजर्स हो रहे हैं, वो डिफ़िकल्ट डिलीवरी के थ्रू हुआ है, तो इधर इस पर उसको हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है। या अगर उसकी कोई एबनॉर्मेलिटी स्कल में, फेस में, ठीक है, जिसने जो है वो आउटर ईयर किनार को इन्वॉल्व किया, तो उस केस में जो है हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है या ब्लड स्ट्रीम को इन्फेक्शन हुआ है, तो वो जो है वो लीड कर सकता है हेयरिंग इम्पेयरमेंट के लिए। वेंटिलेटर यूज़ हुआ और कॉन्टीन्यूसली उसकी नॉइस की वजह से जो है वो पेशेंट को जो है वो हो सकता है हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है। अभी जो मेनिंजाइटिस ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन बताएं, इन्फेक्शन बेसिकली थ्रू ब्लड जो है जब ब्रेन तक पहुँचेंगे और ब्रेन से का वो पर्टिकुलर पार्ट जो हेयरिंग को इन्वॉल्व हो रहा है, अगर वहाँ पे वो डैमेज हो गया ब्रेन का पार्ट, तो उसके बाद हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है। इसके अलावा सर्टन ड्रग जैसे भी पीछे हमने डिस्कस की थी, अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक या डायरेटिक्स, थायराइड जो है वो डायरेटिक्स, ये कॉज कर सकते हैं हेयरिंग इम्पेयरमेंट। इसके अलावा अगर कोई हिस्ट्री है अर्ली हेयरिंग लॉस की पेरेंट्स में या क्लोज रिलेटिव में, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। जी, उसके बाद आ जाते हैं कुछ क्लिनिकल फीचर। वैसे हम इसके क्लिनिकल फीचर आपकी जो बुक है वहाँ से करेंगे, अभी सिर्फ वैसे एक नज़र इसको देख लो। पेरेंट्स जो मे सस्पेक्ट करते हैं सीवियर हेयरिंग इम्पेयरमेंट if the child does not respond to sound और if the child has difficulty talking और delay speech, ठीक है, अगर पेशेंट को जो है वो प्रॉपर तरीके से साउंड से रिस्पॉन्ड नहीं करता, या जो है उसको बोलने में मुश्किल पेश आ रही है, या अगर वो बोलता है तो बहुत देर से बोलता है, तो दिस शो करते हैं कि उसको मैसेज बहुत देर से रिसीव होता है, या बहुत देर से वो सुनता है, या उसको प्रॉपर तरीके से सुनाई नहीं दे रहा। चिल्ड्रन जो इग्नोर करते हैं पीपल को हु आर टॉकिंग टू देम सम बट नॉट ऑल ऑफ द टाइम, ठीक है, कुछ टाइम जब वो उनको अवॉइड करते हैं सुनने से, ठीक है, इग्नोर करते हैं, तो वो भी शो कर सकता है कि उनको प्रॉपर तरीके से सुनाई नहीं देता। या चिल्ड्रन जो एबल टू टॉक होते हैं हेयर वेल एट होम, लेकिन स्कूल में जहाँ पे नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा होता है
वहाँ पे उनको प्रॉपर तरीके से सुनाई नहीं देता, ठीक है। बिकॉज माइल्ड और मॉडरेट हेयरिंग इम्पेयरमेंट में कॉज प्रॉब्लम ओनली इन द मिडेस्ट ऑफ द बैकग्राउंड नॉइस ऑफ द क्लासरूम। वहाँ पे तो फिर उससे पता चल सकता है अगर चिल्ड्रन जो है वो डेवलप करें वेल इन वन सेटिंग बट हैव नोटिशेबल सोशल बिहेवियर लैंग्वेज लर्निंग डिफिकल्टी इन डिफरेंट सेटिंग, तो उसके लिए भी फिर उसको हेयरिंग इम्पेयरमेंट के लिए स्क्रीन किया जाता है कि कहीं इनको हेयरिंग इम्पेयरमेंट तो नहीं। डायग्नोसिस की बात की जाए तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट के डायग्नोसिस में जो है वो बेसिकली रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि पेशेंट को कोई हेयरिंग इम्पेयरमेंट या हेयरिंग लॉस तो नहीं है, जिसमें आ जाता है सबसे पहले इवोक ऑटो ऑकस्टिक इमिशन टेस्टिंग आ जाती है। इसमें बेसिकली आप जो है वो पेशेंट को चेक करते हो कि जो नॉर्मली जो है सॉफ्ट साउंड से जो एक इको प्रोड्यूस होती है हेल्दी ईयर में, वो प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस हो रही है नहीं। उसमें जो है वो आप सामने मशीन पे जो है वो ग्राफ पे देख लेते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि नॉर्मल जो इको प्रोड्यूस होनी चाहिए वो हो रही है या नहीं। इसी तरह ऑडिटरी जो ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स टेस्ट है इसके अंदर या ABR में, इसमें जो है वो बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो ब्रेन से आते हैं इन रिस्पॉन्स टू साउंड आप उनको मेजर करते हो। इसके अलावा जो है वो फिर नेक्स्ट कुछ ओल्डर चिल्ड्रन में जो टेक्निक्स आ जाती हैं हेयरिंग इम्पेयरमेंट को डायग्नोज करने के लिए, उसमें आता है आप उनसे सीरीज ऑफ क्वेश्चन आस्क करते हो ताकि आप देख सको कोई डिले तो नहीं आता चाइल्ड की जो है चेक करने के लिए कोई डिले तो नहीं आता उसके रिस्पॉन्स में, या डिले इन द चाइल्ड नॉर्मल डेवलपमेंट में, या टू असेस द पेरेंट कंसर्न अबाउट लैंग्वेज एंड स्पीच डेवलपमेंट। पेरेंट्स आपके पास कोई कंसर्न लेके आते हैं तो उस लिहाज से फिर जो है वो आपको आइडिया हो जाता है। इसके अलावा टेम्पेनोमेट्री आ जाती है। टेम्पेनोमेट्री में बेसिकली आप टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को जो है विजुलाइज करके देखते हो इन रिस्पॉन्स टू वॉइसेस या डिफरेंट एयर प्रेशर। आप देखते हो कि ईयर ड्रम का जो है वो क्या रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। या व्यू करते हो कि उसमें प्रॉपर तरीके से मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही। एग्जामिन करते हो ईयर को फॉर एबनॉर्मलिटी, कोई टाइटस मीडिया तो नहीं है, कोई वहाँ पे जो है वो कोई एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं हुई, सिस्ट वगैरह तो नहीं बना हो, वो आप चीज़ें देख लेते हो। रिस्पॉन्स टू और रिस्पॉन्स टू वेरियस साउंड जो है वो देख लिया जाता है। तो यूँ आप जो है वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट को जो है वो डायग्नोज करते हो। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो मैनी कंडक्टिव जो हेयरिंग डिफेक्ट्स हैं वो रिस्पॉन्ड कर देते हैं मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट से, जैसे एंटीबायोटिक थेरेपी इन केस ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया अगर पेशेंट को है, या टेम्पेनोस्टमी ट्यूब की इंसर्शन करके फॉर क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, जिसमें आप ये ट्यूब इंसर्ट कर देते हो, प्रॉपर तरीके से वो ड्रेनेज होती रहती है उसकी, और जो है वो सारा इनर ईयर वगैरह जो है वो आगे से जो है वो क्लियर रहता है, और इन्फेक्शन जो है मतलब हेयरिंग पे जो है वो अफेक्ट नहीं आता, या हेयरिंग जो है वो उससे जो है वो फिर बेहतर हो जाती है। जबकि आगे नीचे बताया कि अगर पेशेंट को कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है तो, और जब कंडक्टिव हेयरिंग लॉस परमानेंट हो तो फिर उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, हेयरिंग एड्स यूज़ करते हो। हेयरिंग उस केस में इंप्रूव की जाती है विद द यूज़ ऑफ हेयरिंग एड टू एम्पलीफाई द साउंड। अब हेयरिंग एड डिफरेंट किस्म की हो सकती हैं, वो जो कानों के पीछे वियर की जाती हैं, जैसे आपके सामने पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। एक बिहाइंड द ईयर जो है वो ये देखें, ये वाली सॉरी ये वाली बिहाइंड द ईयर जो है वो वियर की हुई है। इतना मॉडल जो इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं इनटू द आई ग्लासेस फ्रेमवर्क, जैसा आप ये देख सकते हो इसमें किए जाते हैं, तो इससे पता नहीं चलता कि कोई एड आपने यूज़ की हुई है या नहीं, ठीक है। या टाइप बोन ऑन द बॉडी विद अ वायर कनेक्शन टू द ईयर, या ये इस तरीके से जो है वो हेयरिंग एड जो है बॉडी पे जो है वो वियर किए जाते हैं, जिससे प्रॉपर तरीके से फिर वो चीज़ें सुनाई देती हैं, ऊपर कपड़े आ जाते हैं तो नज़र नहीं आता, ठीक है जी। तो ये है कि अगर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो वो परमानेंट हो तो उस केस में जो वहाँ पे आप हेयरिंग एड यूज़ करते हो, क्योंकि उसमें बेसिकली कंडक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है तो अब आपने वहाँ पे ये यूज़ कर लेना। लेकिन अगर पेशेंट को सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, अब उसमें तो मेन इनर ईयर में कोई ना कोई मसला है, वहाँ पर कोई डैमेज हुआ हो तो उसमें जो है वो हेयरिंग एड इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती, तो उसमें जो है वो डिफेक्ट बेसिकली नॉट वन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, तो उसमें हेयरिंग एड जो है इतना फ़ायदेमंद नहीं होती, उसमें आप कॉकलियर इम्प्लांट जो है वो यूज़ करते हो, ठीक है। बेसिकली इम्प्लांट प्रोस्थेटिक डिवाइस है जो आप सर्जिकली इम्प्लांट करते हो, ठीक है, इनसाइड द बॉडी, जो बेसिकली हेयरिंग सेंसेशन उससे जो है फिर पर्सन को प्रॉपर तरीके से जो है वो हेयरिंग सेंसेशन फील होती हैं और वो रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। ये नॉर्मली उनमें यूज़ की जाती है इनमें या प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस हो। ये आपको दिखाया कि इस तरीके से ये कान के अंदर है, ये फिर बॉडी पे वियर की हुई है डिवाइस एक ग्लासेज में, और ये जो है बिहाइंड द ईयर। अब ये आपके पास आ जाता है वो इम्प्लांट जो कॉकलियर इम्प्लांट की मैंने बात की, इस तरीके से इनसाइड द जो है वो उसमें ईयर से अबव जो है वो इम्प्लांट किया जाता है, और बाहर से आपको जो है वो इस तरीके से स्पीच प्रोसेसर ट्रांसमीटर माइक्रोफोन जो है वो नज़र आता है।
इसके अलावा जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ पेशेंट होते हैं उनके लिए जो है वो कॉर्ड स्पीच यूज़ की जाती है, उनको कॉर्ड स्पीच सिखाई जाती है। ये बेसिकली विजुअल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें वो अपनी हैंड की शेप्स भी यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ बॉडी की मूवमेंट्स भी उनको सिखाई जाती हैं, किस तरीके से कोई वर्ड को प्रोनाउंस करने के उसमें माउथ की मूवमेंट जो है वो क्या करनी है, ठीक है। प्लेसमेंट इन कॉम्बिनेशन विद माउथ मूवमेंट ऑफ द स्पीच टू मेक द फोनेम्स ऑफ द स्पोकन लैंग्वेज लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जैसे आप ये नीचे डायग्राम में देख सकते हो कि डिफरेंट जो है उन्होंने माउथ मूवमेंट यूज़ की है डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स को प्रोनाउंस करने के लिए। इतना साइन लैंग्वेज जिसमें हाथ के इशारों से जो है वो कम्युनिकेट किया जाता है मैसेज। फिर नेक्स्ट आता है ईयर इन्फेक्शन। अगर पेशेंट को ईयर इन्फेक्शन तो आप उसे एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हुए सर्जरी थे, ठीक है। अगर ईयर वैक्स को मैनुअली रिमूव कर लेते हो, ऐसी मेडिसिन या ड्रॉप्स यूज़ करते हो जिससे वो खुद से डिजॉल्व हो जाए। अगर पेशेंट को कॉलिस्टिएटोमास है, यानी ये बेसिकली एक नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है जो इनसाइड जो है वो ईयर प्रेजेंट होती है मिडल सेक्शन ऑफ द ईयर में, तो उसको फिर जो है वो सर्जिकली या तो रिमूव कर देती है क्योंकि बेसिकली सिस्ट या सैग होता है जो प्रेजेंट होता है, तो फिर उसे सर्जिकल रिमूव कर दिया जाता है। ये आप सामने डायग्राम में देख सकते हो, ये आपको कॉर्ड स्पीच दिखाई कि इस तरीके से हैंड्स की मूवमेंट करते हैं और साथ साथ बॉडी की मूवमेंट। ये फिर आगे कुछ साइन लैंग्वेज आपको दिखाई है कि इस तरीके से करते हैं जी। अब आप बुक पे आ जाओ तो बुक में जो है वो हमने इसके अलावा जो है वो ये कुछ टाइप्स दी हुई है, क्लासिफिकेशन उन्होंने बताई हुई है उनकी हेयरिंग इम्पेयरमेंट की बेस्ड ऑन सिम्टम्स सेवेरिटी। अब इसमें स्लाइड आ जाती है जो भी हमने पीछे पढ़ी थी। अब हेयरिंग को जो है वो उसको मेजर करने के लिए मेरी बेसिकली हेयरिंग जो इम्पेयरमेंट है उसको आप एक्सप्रेस करते हो इन टर्म ऑफ डेसिबल, ठीक है, जो एक यूनिट है लाउडनेस का, ठीक है। तो उसकी फॉर्म में जो है वो आप उसे जो है वो एक्सप्रेस करते हो हेयरिंग इम्पेयरमेंट को। अब इसमें देख लो तो इसमें जो स्लाइट हेयरिंग लॉस है उसमें जो है वो 60 to 25 होगी इसकी डेसिबल, उसकी फ्रिक्वेंसी अगर आप देख लो, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है इसमें डिफ़िकल्टी हेयरिंग फेंट या डिस्टेंट स्पीच, जो डिस्टेंस दूर से आवाज़ें आ रही होती हैं, जो मध्यम होती है उसको डिफ़िकल्टी होती है सुनाई देने में, अनअवेयर होते हैं हेयरिंग डिफ़िकल्टी से, पता ही नहीं होता उन्हें कि उनको स्लाइट हेयरिंग इम्पेयरमेंट है या नहीं होता है। लाइकली टू अचीव इन स्कूल बट हैव प्रॉब्लम, ठीक है, सम उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, कोई स्पीच डिफेक्ट नहीं होता, कोई स्पीच डिफ़िकल्टी नहीं होती। जबकि जो माइल्ड टू मॉडरेट हेयरिंग इम्पेयरमेंट है उसमें उनको जो है वो स्पीच डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं। अंडरस्टैंड करते हैं वो फेस टू फेस कन्वर्सेशनल स्पीच को एट 0.9 to 1.5 मीटर तक, ठीक है। इन 3 से 5 फुट तक के डिस्टेंस ऑफ जो आवाज़ें आ रही हैं उसको करते हैं, लेकिन अगर उससे कोई दूर है तो वो उनको भी सुनाई नहीं देती। जबकि जो मॉडरेटली टू सीवियर हैं इसमें जो है वो अनएबल टू अंडरस्टैंड द कन्वर्सेशनल स्पीच अनलेस लाउड, जब तक वो ऊंचा ना हो उनको प्रॉपर तरीके से सुनाई नहीं देती। डिफ़िकल्टी होती है ग्रुप में या क्लासरूम डिस्कशन में, क्योंकि होता है तो कोई आहिस्ता बोला कोई ऊंचा बोला तो उनको प्रॉपर तरीके से फिर सुनाई नहीं दे सकता। इस तरह के पेशेंट को जिनको मॉडरेटली सीवियर जो है वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट होता है उनको प्रॉपर तरीके से स्पेशल ट्रेनिंग की, स्पीच ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अगर पेशेंट को सीवियर है तो उसमें जो है वो लाउड हो सकता है, पेशेंट जो है वो लाउड वॉइस को तो हेयर कर सके, ठीक है, लेकिन जो है वो करीब है लेकिन उनको वैसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता वॉवल के दरमियान जो है, ठीक है। बट नॉट मोस्ट जो कॉन्सोनेंट है उनको जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं डिस्टिंग्विश कर सकेगा, ठीक है। वॉवल को डिस्टिंग्विश कर सकेगा लेकिन जो कॉन्सोनेंट है उनको प्रॉपर तरीके से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। लाउड नॉइसेस को या इन्वायरमेंटल जो नॉइसेस हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो है वो प्रॉपर तरीके से हेयरिंग उनकी भी ठीक नहीं होगी, उनको भी स्पीच ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। जबकि जो प्रोफाउंड है वो हियर करेंगे सिर्फ लाउड साउंड को, और फिर उसमें एक्सटेंसिव जो है वो स्पीच ट्रेनिंग जो है वो इस तरह के पेशेंट की ज़रूरत होती है। अच्छा जी, यहाँ तक ये थी हमारे पास कुछ टाइप्स बताई थी। टाइप्स के बाद आ जाता है नेक्स्ट इसकी जो है वो ये कुछ टाइप्स हैं जो आपने बुक से जो है वो एक दफ़ा देख लेनी है। फिर उसके बाद एक कॉस्टिक फीडबैक की एक टर्म आ जाती है, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होता है उन पेशेंट को जो हेयरिंग एड यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इस हेयरिंग एड की वजह से उनको एक विथलिंग सी साउंड सुनाई देती है, वो जिसकी वजह से वो समटाइम अनॉय हो सकते हैं, ठीक है। या अगर उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो है वो जो हेयरिंग एड है वो अपने कान में फिक्स नहीं की हुई तो उसकी वजह से वो उनको एक विथलिंग सी साउंड आ सकती है जिससे वो डिस्टर्ब पे हो सकते हैं। फिर उसके बाद जो आ जाता है इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट, कि आप इसको जो है वो मैनेज कैसे करते हो। नर्सिंग मैनेजमेंट से पहले हम इसकी साइन एंड सिम्टम देख लेते हैं कि जो है वो इस तरह के पेशेंट की जो है वो क्या हेयरिंग इम्पेयरमेंट की जो है वो क्या हो सकते हैं। ये ब्लॉक में दी गई है तो आपने इसको जो है वो एक नज़र देख लेनी है ताकि अगर पेपर में आए तो आप इसको अटैम्प्ट कर सको।
अच्छा जी, अब ये आ जाता है इन्फेंट में क्या होगा कि लैक ऑफ स्टार्टर या ब्लिंक रिफ्लेक्स होगा टू लाउड साउंड से हमने रिफ्लेक्सिव पाई थे। अगर आपको याद हो स्टार्टर रिफ्लेक्स, बच्चे के सामने आप थोड़ा सा ऊंचा बोलोगे तो बच्चा फ़ौरन से आपको एक स्टार्टर रिफ्लेक्स दिखा शो करेगा, या ब्लिंक रिफ्लेक्स वगैरह तो लाउड साउंड से, ठीक है। तो वो बच्चों में अगर लैक है, वो नहीं प्रॉपर तरीके प्रेजेंट, तो ये शो कर सकता है कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट है। फेलियर टू बी अवेकन बाय लाउड एनवायरमेंटल नॉइज़, के सामने जो मर्जी ढोल बजा रहे लेकिन वो उठ नहीं रहा, तो ये एक हेयरिंग इम्पेयरमेंट को शो कर सकता है। फेलियर टू लोकलाइज द सोर्स ऑफ साउंड बाय 6 मंथ ऑफ एज, 6 मंथ हो गया है बेबी लेकिन उसको पता नहीं चला कि आवाज़ किस तरफ से आ रही है, तो वो शो कर सकता है। एब्सेंस ऑफ बैबल या वॉइस इन्फ्लेक्शन बाय एज 7 मंथ, 7 मंथ के बाद जो पॉपर्टी से इन्फ्लेक्शन जो वेरिएशन आती है वॉइस में, वो नहीं अगर है तो वो शो कर सकता है। लैक ऑफ रिस्पॉन्स टू स्पोकन वर्ड, बच्चे को के सामने उसका नाम लिया जाए लेकिन वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। या फेलियर टू अलाउ द वर्बल डायरेक्शन, आपने उसे कहा सीधे हो जाओ, ये उधर जाओ, वो रिस्पॉन्ड फॉलो नहीं कर रहा, तो वो एक शो कर सकते हैं हेयरिंग इम्पेयरमेंट को। लाउड नॉइसेस से रिस्पॉन्ड कर रहा है एज अपोज टू द नॉर्मल वॉइस, उनसे नहीं कर रहा लेकिन लाउड नॉइसेस से सिर्फ जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये एक चीज़ शो कर सकती है। इसके अलावा चिल्ड्रन जो है वो जो यूज़ करते हैं जेस्टर रादर दैन वर्बलाइजेशन टू एक्सप्रेस द डिज़ायर, स्पेशली आफ्टर एज 30 जो 15 मंथ, तो वो एक शो कर सकता है कि माइट भी जो है वो बच्चों में जो है वो हियरिंग इम्पेयरमेंट प्रेजेंट हो, क्योंकि वो वर्बलाइज नहीं कर रहे, सिर्फ जो है वो बॉडी जेस्टर यूज़ कर रहे हैं अपनी डिज़ायर को एक्सप्रेस करने के लिए। तब फेलियर टू डेवलप द इंटेलिजिबल स्पीच बाय एज 24 मंथ तक, कोई स्पीच जो प्रॉपर तरीके जैसे डेवलप होनी चाहिए वो नहीं हुई, तो वो एक शो कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता तो क्या जो है वो प्रॉपर तरीके से बोलें। मोनोटोन या जो है वो अनइंटेलिजिबल स्पीच है उनकी, सिर्फ एक लफ्ज़ बोलें, एक लफ्ज़ से ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करते, ठीक है। लेसन द लाफ्टर, प्रॉपर तरीके से जैसे हंसना चाहिए वो भी नहीं हंसते। वॉइस जो वोकल जो प्ले है, हेड बैंगिंग है या फुट स्टैम्पिंग है फॉर वाइब्रेटरी सेंसेशन, सिर्फ वो करते हैं फुट स्टैम्पिंग, ठीक है, वाइब्रेटरी सेंसेशन के अलावा, इसके अलावा जो है वो कुछ नहीं होता। येलिंग और स्क्रीनिंग टू एक्सप्रेस द प्लेयर नीड और एनायन, तो ये शो कर रहे हैं, चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, ठीक है, प्लेयर को नीड को एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि बोल नहीं पाते तो वो फिर इस तरीके से अपनी जो है वो प्लेयर को एक्सप्रेस करते हैं। आस्किंग टू हैव स्टेटमेंट रिपीटेड और आंसरिंग दैम इन करेक्टली, अगर कोई स्टेटमेंट पूछी गई है तो वो उसको बार बार रिपीट करेंगे स्टेटमेंट को, या कोई इनकरेक्टली जो है वो रीड आउट करेंगे, या कोई क्वेश्चन पूछा तो उसको गलत आंसर देंगे, तो उस सेंस में जो है वो आपको एक क्लिक सा मिल सकता है, आपको हो सकता है कि माइट भी हियरिंग इम्पेयरमेंट प्रेजेंट हो। आस्क करेंगे टू हैव द ग्रेटर रिस्पॉन्स होता है उनका फेशियल एक्सप्रेशन थे एंड जेस्टर से ज़्यादा वर्बल एक्सप्रेशन थे, उनसे ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशन जेस्टर पे ज़्यादा रिस्पॉन्स शो करते हैं कम्पेयर टू वर्बल एक्सप्लेनेशन, तो एक साइन शो कर सकता है। अगर वो सोशल इंटरेक्शन को अवॉइड कर रहे हैं, अकेले खेलना पसंद कर रहे हैं, ठीक है, तब वो है उनके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा वो है कन्फ्यूज है, और वो ऐसी लुक में आपको देख रहे हैं जैसे कुछ इंक्वायरिंग सेंस में, उनको क्योंकि साउंड समझ नहीं आती तो वो आपको फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे देंगे जैसे उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। सस्पिशियस अलर्टनेस है, आल्टरिंग विद द कोऑपरेशन, उस केस में जो है वो आप जो होना चाहिए उनको अलर्ट, कोई भी जो है वो साउंड आती है वो नहीं है। तब फ्रीक्वेंटली स्टबन है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, आप चूँकि उन्हें समझ नहीं आ रहा तो उसकी वजह से वो पॉजिटिव जैसे रिस्पॉन्स शो करना चाहिए वो नहीं कर रहे उस केस में। या इरिटेबिलिटी है और प्रॉपर तरीके से नॉट मेकिंग दैम सेल्फ अंडरस्टूड, ठीक है, बेचैन हो रहे हैं क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा, इस वजह से शाय हैं, टिमिड है या विड्रॉल उनका बिहेवियर है, तो उस केस में जो है वो फिर आप देख ले तो वो एक शो कर सकता है हेयरिंग इम्पेयरमेंट को। या ड्रीमी है और इन अ वर्ड ऑफ दे ओन, या एग्जिबिट करते हैं इन अटेंटिवनेस, तो उस केस में भी माइट भी उनको हेयरिंग इम्पेयरमेंट। तो ये कुछ साइन बताए हैं जिनको आप पेशेंट को देखते हो अगर उसमें जो है वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो है वो प्रेजेंट है। ये ढेर सारी हैं सिम्टम्स, आप इनमें इन्फेंट्स वाली तो सारी याद कर लो, चिल्ड्रन की जो है वो आप कुछ याद करो, ताकि अगर आपको वैसे कोशिश करो सारी याद को, अगर नहीं हो पाती तो फिर कम से कम 5 से 6 याद कर लो, ताकि अगर आपको पेपर में आए तो आप प्रॉपर तरीके से कर सको। अब आ जाओ नर्सिंग इंटरवेंशन पे। नर्सिंग इंटरवेंशन में आ जाता है कि सबसे पहले नर्स की मेन प्रायोरिटी है कि आपने एज पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ, ठीक है, ताकि उनको जो है वो कॉम्प्लिकेशन से बचाया जाए। जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेयरिंग लॉस विद इन फर्स्ट 3 to 6 मंथ ऑफ लाइफ हो जाना चाहिए,
जो कि एसेंशियल है टू इम्प्रूव द लैंग्वेज एंड एजुकेशनल आउटकम ऑफ द चिल्ड्रन विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट। उसके बाद अगर नर्स एट बर्थ ऑब्जर्व कर रही है रिस्पॉन्स, तो उससे भी उसको आइडिया मिल सकता है, जैसे न्यूनेट रिस्पॉन्स टू ऑडिटरी स्टिमुलाई एज एविडेंस बाय स्टार्टर रिफ्लेक्स, हेड टर्निंग, हेड ब्लिंकिंग या सेसेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट ड्यू टू इन रिस्पॉन्स टू ऑडिटरी स्टिमुलाई। वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं, वहाँ से आपको क्लिक मिल जाता है नर्स को कि पेशेंट में हेयरिंग इम्पेयरमेंट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। द इन्फेंट में वेरी इन इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स डिपेंडिंग द स्टेट ऑफ द अलर्ट। अपनी स्टेट ऑफ अलर्टनेस के लिहाज उनका रिस्पॉन्स जो है वो वेरी हो सकता है। भी इसके अलावा मिस्टेकली समटाइम कुछ बच्चे अगर उनको हेयरिंग इम्पेयरमेंट होती है तो उनको सेरिब्रल पाल्सी के समझ लिया जाता है कि वो सेरिब्रल पाल्सी है उनको, या उनको लर्निंग डिफ़िकल्टी है। तो इसलिए जो है ये बहुत ज़रूरी है कि आप आइडेंटिफाई करो कि पेशेंट को हेयरिंग इम्पेयरमेंट है या नहीं, क्योंकि अगर पेशेंट को जो है ये समझा आ रहा है कि उसको सेरिब्रल पाल्सी है या सेरिब्रल जो है वो, या उसको समझा जा रहा है लर्निंग डिफ़िकल्टी है, तो उस लिहाज से उनको स्पेशल बच्चों के सेंस में ट्रीट किया जाता है, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए जो है वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है ताकि प्रॉपर तरीके से बच्चे को फिर ट्रीटमेंट दिया जा सके। फिर नेक्स्ट आ जाता है इसमें बताया हुआ है कि कॉग्निटिव चाइल्ड जो है वो जो माइल्ड कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के साथ होते हैं, माइल्ड कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के साथ होते हैं, वो मे स्पीक फेयरली क्लियरली बट इन अ लाउड मोनोटोन वॉइस में जो है वो करेंगे, जबकि जो चिल्ड्रन होते हैं सेंसोरी न्यूरल डिफेक्ट के साथ उनको आर्टिकुलेशन में जो है वो डिफ़िकल्टी आती है। ठीक है, इसके अलावा अगर पेशेंट जो है वो एडिशनल एड्स जो है वो फैमिली को कहते हैं कि वो बच्चे को यूज़ करवाए, जैसे डेली रूटीन की एक्टिविटी में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो प्रॉपर तरीके से टेलीफोन की बेल को नहीं सुन पा रहा, ठीक है, तो उस केस में जो है वो कोई टेलीफोन के साथ कोई ऐसी आप वो लगा दे तो फ्लैशिंग लाइट वगैरह, ठीक है, जिससे उसको पता चल जाता है कि हाँ कॉल आ रही है, ठीक है, या डोर बेल टू सिग्नल के जो है वो रिंगिंग। तो इस तरह के आप छोटी छोटी जो है वो चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ठीक है, एडिशनल एड्स के तौर पर। इसके अलावा एक स्पेशल जो है वो टेली टाइप राइटर होता है, टेली कम्युनिकेशन डिवाइस होती है डेफ के लिए, जिसमें जो है वो अगर कोई मैसेज आया है तो वो मैसेज उनको जो है वो प्रॉपर टाइप फॉर्म में आता है, जिसको फिर वो आसानी से जो है वो रीड आउट कर लेते हैं स्क्रीन पे। इसके अलावा जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट के बच्चे होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से सोशलाइजेशन करते हैं, क्योंकि सोशलाइजेशन इंपॉर्टेंट है उनकी डेवलपमेंट में, और अगर उनको फिर स्पेशल स्कूल की ज़रूरत है तो वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे उनको प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो प्रॉपर तरीके से सोशलाइज कर सके चिल्ड्रन के साथ। इसके अलावा जो चिल्ड्रन होते हैं जिन्होंने हेयरिंग एड्स है यूज़ की होती हैं, उनको बैकग्राउंड नॉइसेस कोशिश करते हैं वहाँ पे कम से कम हो, ताकि जो है वो उनको सुनने में प्रॉब्लम वगैरह ना हो, ठीक है, कोई डिफ़िकल्टी जो है वो ना हो, ठीक है। इसके अलावा उनको अगर असिस्टेंस चाहिए अडॉप्टिंग मेथड ऑफ टीचिंग में, और अगर कोई चीज़ को लर्न करने में या उसको अंडरस्टैंड करने में कोई हेल्प वगैरह चाहिए तो वो एडिशनल जो है वो फिर उनको प्रोवाइड की जाती है। जी, इसके साथ हमारी जो है वो नर्सिंग इंटरवेंशन जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होती है। इसके अलावा ये कुछ ये बताई हुई हैं स्पेशल गाइडलाइन बताई हैं लिप्स उसकी रीडिंग की, लिप्स रीडिंग को फैसिलिटेट करने के लिए ब्लॉक में दी गई है, तो ये आपने एक नज़र देख लेंगे, समटाइम आपको पेपर में आ सकते हैं। जैसे लिप रीडिंग को फैसिलिटेट करने के लिए आपने ट्रैक कौन कौन सी नर्सिंग गाइडलाइन यूज़ करनी है, उसमें आप अट्रैक्ट करवाओगे चाइल्ड की अटेंशन को बिफोर स्पीकिंग, ठीक है, उसको बोलने से पहले अट्रैक्ट करवाओगे उसकी अटेंशन, लाइट टच यूज़ करोगे टू सिग्नल द स्पीकर प्रेजेंस, स्टैंड होगे क्लोज टू द चाइल्ड, ठीक है, ताकि उसे पता चल जाए कि हाँ आप कुछ कहने जा रहे हो, फेस करोगे चाइल्ड को डायरेक्टली या मूव करोगे टू 45 डिग्री एंगल पे, स्टैंड स्टिल रहना है, डू नॉट वॉक बैक एंड फोर्थ या टर्न अवे करना है टू द पॉइंट, या लुक एनीवे, स्ट्रेट रहना है ताकि वो आप प्रॉपर तरीके से वो जिसको आप बात करना चाह रहे हो, ठीक है, या जिसको अपना मैसेज समझाना चाह रहे हो, जिसको हेयरिंग इम्पेयरमेंट, तो उसको पता चल जाए कि आपके पास खड़ा है तो आप उसी से कुछ कहना चाह रहे हो। आई कॉन्टैक्ट को इस्टेब्लिश करवाओगे, इंटरेस्ट शो करवाना है, स्पीक करना है एट आई लेवल पे एंड विद गुड लाइटनिंग ऑन द स्पीकर फेस, बी सर्टन नथिंग इंटरफेयर विद द स्पीच पैटर्न सच एज शोइंग फूड और गम, ये आपने प्रॉपर तरीके से नहीं ड्यूरिंग कम्युनिकेशन ये नहीं गम है कुछ चू करना, क्योंकि उससे जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको अपना मैसेज कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। लिप रीडिंग जैसे प्रॉपर तरीके से क्लाइंट को हेयरिंग इम्पेयर चाइल्ड को करनी चाहिए वो नहीं कर पाएगा। फेशियल एक्सप्रेशन को जो है वो यूज़ करना है असिस्ट करने के लिए कन्वेइंग मैसेज में, सेंटेंस को शॉर्ट रखना है ताकि इजीली वो अंडरस्टैंड कर सके, रीफ्रेज करना है मैसेज को इफ़ चाइल्ड डज नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड, अगर उसको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आया तो आप उसको रीफ्रेज करोगे। जी, इसके साथ हमारी हेयरिंग इम्पेयरमेंट का टॉपिक ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे विजुअल इम्पेयरमेंट।